स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नहीं आएंगे तो भी देखा जाएगा। जी मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में सभी गायत्री मंत्र का जाप, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी। जैसा भी आसन आपके लिए सुटेबल है उसमें बैठ जाइए। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ में सभी बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हैंड्स अप कीजिए, अपने आईज पे लगाइए। आंखें खोलेंगे धीरे धीरे से। नेत्र ज्योति बढ़ती है इससे और आंखें सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। जो भी भरतनाट्यम वगैरह करती हैं, डांसर्स वगैरह, वो पामिंग जरूर करती हैं। उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि बड़ी सुंदर सुंदर कटीली कटीली आंखें होती हैं, बड़ी बड़ी। हमेशा नोटिस कीजिएगा इस चीज को, सच में बहुत सुंदर होती हैं। तो ये पामिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमारे आईज के लिए रहती है, ठीक है। अब आज तो बहुत कम लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की फास्टिंग थी, किस किस की फास्टिंग है आज? किसी ने रखी है? आज का फास्ट रखा है? मैम मैम आज तो नहीं रखी। 3 दिन पहले कोई किसी कारण से मेरी फास्टिंग थी। 3-4 दिन रखा था मैंने। अच्छा, 3-4 दिन लगातार रखा था। हाँ, कुछ समस्या आ गई थी मेरे शरीर में मैडम। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, उसके आज बाद का मैं। निर्जल फास्ट था। और जी जी। निर्जल नहीं रख सकते थे तो जब तक भी रख सकते थे, हमें फास्टिंग निर्जला करना था। जी उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने पूछा इसलिए क्योंकि हम नेचुरोपैथी कर रहे हैं और उसमें फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी जानते होंगे कि टॉक्सिन्स रिमूव करने में, डिजीज को किल करने में, बीमारी में, हर बीमारी में हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, फलाहार पे रहें, रसाहार पे रहें, उपवास करें। तो फास्टिंग का आपने पढ़ा भी होगा, पूरा सब्जेक्ट ही उसके ऊपर, तो मैम ने पढ़ाया भी होगा, शिखा मैम ने। जी तो मैम। फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब हम निर्जल फास्टिंग अगर रखते हैं तो हमारा बॉडी, हमारे शरीर कितना डिटॉक्स होता है ना। और एक ऊर्जा को भी हम महसूस कर सकते हैं उसमें, साथ में एक स्पेशल ऊर्जा हमें फील होती है बॉडी के अंदर जब हम फास्टिंग के वे में जाते हैं। और ये तो अगर आपने पढ़ी हो अगर इसकी रिसर्च के बारे में, तो जब भी हम किसी भी तरीके का फास्ट करते हैं, चाहे हम रसाहार पे हों, फलाहार पे हों, दुग्ध आहार पे हों, और या फिर हम निर्जल हों, या फिर केवल जल के आहार पर हों, जल पे हों, तो है ना, हमें जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ये वाली कैंसरस सेल्स कैसी होती हैं? जो बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, 1 की 4, 4 की 6, 6 की 8, इस तरीके से, मतलब 8 भी नहीं, 8 गुना 10 गुना बढ़ती है एक सेल। तो इस तरीके की जो डेंजरस सेल्स हमारे शरीर में बनती हैं, आजकल सबके शरीर में बनती हैं। क्यों बनती हैं? हमारा खाना ऐसा है। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मेरे पास आई है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर। आप लोग खुद देखना, अपने साथ के लोगों को दिखाना, अपने बच्चों को जरूर दिखाना, क्योंकि इन फूड पैकेजिंग जो ये कंपनी है, जो पैक्ड फूड है सारे सब तरीके के, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्यों हमारा बनाया हुआ खाना तो 1 महीने नहीं, 8 दिन के अंदर ही खराब हो गया, और क्यों उनके महीनों और सालों रखे हुए प्रोडक्ट्स भी खराब नहीं होते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे, और उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो जो हम उस तरीके की चीजें खाते हैं, वैसी चीजें यूज करते हैं, तो उसके कारण इस तरीके की कुछ सेल्स हम सबके अंदर होती हैं। तो जब हम व्रत उपवास करते हैं तो रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि हाँ, उस व्रत उपवास को करने से
आपके शरीर की जितनी कैंसरस सेल्स हैं, जितनी डिजीज वाली सेल्स हैं, जितनी डेड सेल्स हैं, उन सबको क्या है, जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं, मैं हेल्दी सेल्स बोलूंगी, जो हमारी हेल्दी हेल्दी सेल्स होती हैं, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारा शरीर की क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वो क्या करते हैं, खा जाती हैं इन सेल्स को, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको खा जाती हैं। और ये फायदा होता है, इसलिए हम जल्दी क्योर होते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी को फीवर आया तो उसको खाना नहीं देते थे, रोटी नहीं दी जाती थी उसको, उसको दूध पे, छाछ पे, दही पे, अकॉर्डिंग टू कि बुखार के साथ उसको क्या हो रहा है, उसको उस डाइट पे ले आते थे, फास्टिंग वाली डाइट पे। और फिर क्या होता था, रोटी नहीं देने से उसको फूड नहीं मिलता था, जो भी बीमारी वाले कीटाणु हैं, जिस भी कारण से फीवर आया है। क्योंकि मैं बार बार पढ़ाती हूँ कि फीवर खुद में कोई बीमारी नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है, ये एक इंडिकेटर साइन है, ये एक इंडिकेटिंग डिजीज है, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ अननेचुरल हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो डिजीज फॉर्म में ऑकर हुई हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए ये वार्निंग देने के लिए आता है फीवर हमें, कि कुछ हो रहा है, चेकआउट करो, उसको क्योर करो और आप ठीक हो जाओ। हम क्या करते हैं, फीवर आया, एक डोलो खाई और कुछ भी नहीं देखा और बस उसको चलने देते हैं। क्यों आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती, एकदम से आती हैं। हम कहते हैं एकदम से तो कभी कुछ नहीं होता। क्या एकदम से हम बड़े हो जाते हैं? क्या एकदम से हम जवान हो जाते हैं जैसे पैदा होते हैं? तो नहीं होता ना, एकदम से कभी कुछ नहीं होता है। वो धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल फास्टिंग तो हम सब लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर दी, अच्छे आहारों पे भी हम रहते नहीं है। नहीं तो वीक में कम से कम एक व्रत तो होना चाहिए, जिसमें आप एक टाइम ही खाना खाइए, ऐसा ही कर लीजिए, या फिर सात्विक खाना खाइए, या फिर अस्वाद भोजन कीजिए। मैं गायत्री परिवार को बिलोंग करती हूँ, और गायत्री परिवार में क्या होता है कि जो व्रत करते हैं उनको अस्वाद भोजन दिया जाता है। आप इसकी वैल्यू समझो कि जो नवरात्रि के व्रत करते हैं, आपने देखा होगा उनकी थाली को, इसकी खिचड़ी, उसकी सब्जी, इसकी चटनी, इसका रायता, इसकी पूड़ी, इसकी कचौड़ी, इसका रसगुल्ला और इसकी पकौड़ी, मतलब इतना डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जब वो खाते हैं, तो आप सोचो आपने क्या व्रत किया। बेटर था कि आप खाना ही खा लेते, वो ज्यादा हेल्दी होता। इस खाने को खाने से, इस खाने को खाने से बेटर था कि आप वो खा लेते। बेशक इसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड है, पर इतनी की जरूरत ही नहीं थी। हम व्रत कर रहे हैं भाई, हम फास्टिंग पे हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मोड में लेके जा रहे हैं, और फिर आप उसमें यह कर रहे हैं। जब व्रत में हम जो ये नवरात्रि वगैरह की उपासना और ध्यान और इन सब का टाइम होता है, इस टाइम पे क्या होता है, आप जितना सात्विक भोजन करते हो ना, उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ती है। आप नोटिस करना कभी भी कि आपको गर्मी ज्यादा लगेगी व्रत में, पसीने ज्यादा आएंगे व्रत में, आपको है ना बॉडी के अंदर ऊर्जा ज्यादा महसूस होगी व्रत में, और शरीर बिल्कुल हल्का लगेगा। ऐसा नॉर्मल डेज में क्यों नहीं होता है? कभी किसी ने सोचा इसको साइंटिफिक वे के अंदर? क्योंकि हमारा शरीर इतना फ्री होता है उस टाइम कि वो एकदम से अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करता है। हम व्रत करके खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? एक तो हमारे बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, वो खुशी देता है हमको, एनर्जी अंदर से है, शरीर के ऑर्गन अंदर से खुश हैं, क्योंकि उनको फालतू का काम नहीं करना पड़ रहा है, कचर पचर को खाना, उसको पचाना, उसके जूसेस निकालना, उसका सारा, वो सबसे वो रिलैक्स्ड है। जब वो रिलैक्स रहता तो खुशी होंगे ना ऑर्गन्स, होंगे कि नहीं होंगे? नेचुरल सी बात है। साइंटिफिक भी है, नेचुरल नहीं है केवल, साइंटिफिक भी है एंड प्रूवन है। तो आप सब लोगों को इस चीज को इस वे में लेके जाना चाहिए, और सबको जो समझाना है ना, वो भी इसी वे में समझाना है कि इसका रीजन क्या है और क्यों हम इसको करते हैं, इसका फायदा क्या है। जब हम अस्वाद भोजन करते हैं किसी भी व्रत के अंदर, आप एक मेनू अपना डिसाइड कर लीजिए कि कोई भी एक दाल या एक सब्जी, नमक नहीं, चीनी नहीं, अगर आप मीठा नहीं खा सकते हैं, मतलब आप फीका नहीं खा सकते, तो हल्का नमक, उसमें कोई मिर्च मसाले नहीं, उसमें कोई तेल भगार नहीं, और उसके अंदर जैसे उबली हुई दालें, उबली हुई सब्जी विद 2 रोटी खाऊंगा बस, कोई अचार नहीं लूंगा, कोई दही रायता नहीं लूंगा, कोई चटकारे की चीज नहीं लूंगा। आप देखो आपका शरीर कितना स्वस्थ महसूस करेगा। और फिर इस तरीके के भोजन के बाद में से सात्विक भोज भी कहते हैं, अस्वाद भोजन सात्विक भोज भी है। आप जब उसको करते हो, तो जब भी आप कोई पूजा करते हैं, आप कोई चैंटिंग करते हैं, तो आपकी ऊर्जा तुरंत उधरगामी हो जाती है, ठीक है। और इतनी तेजी से है ना, आप सारी चीजों को कंट्रोल में भी रहती हैं आपके, और आप स्पिरिचुअली ऊपर बढ़ते हैं।
स्पिरिचुअली ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि आपके शरीर को आराम मिला हुआ है, तो वो मन और सारे शरीर के ऊपर अच्छे से काम करने में लग जाता है, और जो भी हम साधना करते हैं उसमें हम परफेक्ट पहुंचते हैं। क्यों कहते हैं हम कि नवरात्रि में तो भूख ही नहीं लगती, हमने पूजा तपस्या की, हमारी पूरी हो जाती है, हमारे संकल्प भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम इस तरीके का खान पान और अपने आचार विचार रखते हैं। हम उस समय हर गलत चीज से फास्टिंग करते हैं, किसी की बुराई चुगली, किसी का बुरा करना, किसी की गलत काम करना, कोई भी गलत काम करना, किसी भी गलत चीज को करने से हम, है ना, वो करते हैं, परहेज करते हैं, उसका भी व्रत करते हैं। मोबाइल में भी हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, स्क्रीन से भी, मतलब किसी भी तरह की टीवी स्क्रीन हो या फिर लैपटॉप पे कोई स्क्रीन हो, उससे भी हम दूर रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी सारी तरीके की फास्टिंग हो जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। एक दिन की मोबाइल या स्क्रीन से फास्टिंग लेके देखो, आप केवल खाना तो खाओ पर स्क्रीन से फास्टिंग लेके देखो, उस दिन आप अपनी आईज की रोशनी को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपकी आंखें सचमुच में डेली से बेटर होंगी, आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा और आपको अच्छा भी फील होगा, आंखें अच्छी भी लगेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें व्रत में करनी चाहिए और जो हमारी नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा काम आती हैं। और इस तरीके का भोजन करके, इस तरीके की चीजें करके हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हर बीमारी से बचा सकते हैं, हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने समझाया आप लोगों को, क्योंकि आज दिन था फास्टिंग का और निर्जल फास्टिंग का दिन था, तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे से फास्टिंग चालू करते हैं और उसके बाद में फिर अगले दिन जब पारण का समय होगा तब फिर हम कुछ खा पी के अपना व्रत खोलेंगे, ठीक है। तो इतने घंटे की फास्टिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अब अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट बोलती है ना कि 16 आवर फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, 18 आवर फास्टिंग, तो उसको तो हम बहुत फैसिनेटेड समझते हैं, पर क्या ये समझ में नहीं आ रहा हमको जो वेद पुराणों से चला आ रहा है, जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है, हमारे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई इस तरीके की फास्टिंग करते हैं। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग ही तो है, इसको हम लोग वैसा बना लेते हैं, बेकार कर दिया है हमने, उल्टा सीधा खा खा करके। तो इस तरीके से ना खा के इस तरीके के व्रत किए जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्त्री यौन संबंधी रोगों के अंदर आ गए थे हम, सोम रोगों पे। हमने ल्यूकेरिया वगैरह के बारे में पढ़ा था और उसी के ऊपर पूरी चर्चा करी थी उस दिन, ठीक है। अब आ रहे हैं हम सोम रोग का दूसरा नाम है शरीर में स्थित जल व धातु। जल और धातु से के कारण कौन से रोग होते हैं स्त्रियों के अंदर, स्पेशली वो बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसे धातु क्षीणता रोग भी कहते हैं, मतलब हमें धातु की कमी हो गई है, क्षीणता मतलब कमी, इस तरीके के रोग भी इसको बोला जाता है। लक्षण, इस रोग में स्त्री शरीर की धातु पतली होकर पानी की भांति मूत्र मार्ग से बिना पीड़ा के व गंध के गिरती रहती है, जिसकी वजह से थोड़े ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है शरीर उसका, ठीक है। इसके किसी काम में मन नहीं लगता है, थोड़े ही परिश्रम करने पर थकावट आ जाती है। अब कोई भी चीज अगर हर समय है तो उससे वीकनेस तो होगी ही और शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी और मन भी नहीं लगेगा। प्यास अधिक लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लगने लगती है। रोगी की बढ़ी हुई दशा में अधिक और घड़ी घड़ी पर पेशाब होने लगता है बार बार, और कलेजा निर्बल पड़ जाता है और पाचन बिगड़ जाता है और भोजन की तृप्ति नहीं हो पाती है। ये कुछ खाते नहीं है, एक तो पाचन ही नहीं है प्रॉपर, तो फिर कैसे उसकी तृप्ति होगी, है ना। और कलेजा निर्बल पड़ जाता है, मतलब कि वीकनेस इतनी ज्यादा आ जाती है कि जब हम चलते हैं, तो आपने सुना होगा बहुत पुराने जमाने की औरतें या आदमी कहते थे कि कलेजा धक धक कर रहा है ना। तो वो बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो कमजोरी फील करते हैं। यहाँ मीनिंग दौर्बल्यता से, मतलब वीकनेस से है, ठीक है। जम्भाई और आलस्य अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, क्योंकि शरीर थका हुआ है, तो बार बार जम्भाई क्या इंडिकेटर है कि आपको बता रही है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए या आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए, तो वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। शरीर क्रश तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है, शरीर सूख जाता है, क्रश मतलब वीकनेस, बहुत वीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। क्रश मतलब पतला होना, है ना। क्रश किसको बोलते हैं, तिनके को क्रश बोलते हैं। तो तिनके जैसे पतले हो जाते हैं वो, है ना, इस वे में लेके चलिए। और त्वचा पे रूखापन आ जाता है, जब बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं तो त्वचा में तो रूखापन आएगा ही आएगा। सिर कमर और पीठ में पीड़ा होती है, मुख और तालू सूखते रहते हैं, आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा छा जाता है और प्रलाप होने लगता है, और कभी कभी मासिक धर्म भी बिगड़कर अनियमित हो जाता है। अब इन सब से इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ये हो जाता है, ये हो जाता है, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, क्रशकाय हो जाती है बॉडी, और बिल्कुल सूखी सूखी स्किन हो जाती है, सारी ही चीजें इसके अंदर आ गई हैं।
इस रोग को लोग भूल से श्वेत प्रदर समझते हैं, इसको श्वेत प्रदर भी समझ लेते हैं, पर वो श्वेत प्रदर है नहीं। श्वेत प्रदर अलग चीज है, ये अलग चीज है। वास्तव में ये मूत्र नली का रोग है, जबकि प्रदर रोग गर्भाशय से संबंधित है। अब प्रदर क्या होता है? यूट्रस से रिलेटेड होता है, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है ना, उसका रोग है। जो मूत्र मार्ग है, यूरिथ्रा वगैरह से होकर के जो आता है हमारा, उसका उसका डिजीज होता है ये। जबकि प्रदर रोग में बता रहे हैं, शोम रोग से शरीर का जल मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, और प्रदर रोग में स्त्राव गर्भाशय से होता है। कारण मिथ्या है, मिथ्या आहार एवं जीवन व्यापन, अधिक पुरुष सहवास, अधिक शोक, अधिक चिंता, भय आदि, अधिक परिश्रम, अत्यधिक औषधि सेवन, और दस्तों की बीमारी, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन। ये इतनी सारी चीजें हैं कि लगभग सारे ही के अंदर आप देखोगे तो डिजीज लगभग सेम ही आते हैं, है ना। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि बार बार ये परेशानी आती है इन सब चीजों से। अधिक चिंता करना, अधिक भय करना, अधिक आपने जो जीवन यापन का तरीका आपका गलत है, अधिक सहवास आप कर रहे हो, और आपका जो आहार है मिथ्या आहार है। मिथ्या आहार कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि आपने खाना खाया या नहीं खाना, मतलब आपने न्यूट्रिशियस फूड तो खाया नहीं, आप आहार ऐसे ले रहे हो जो मिथ्या है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको मिथ्या आहार कहा गया है। ठीक है। चिकित्सा 1 किलो जल में 50 ग्राम फिटकरी पीसकर डालने के बाद उससे गर्म करें। 50 ग्राम फिटकरी डाल दो 1 किलो जल के अंदर। 1 किलो और 1 लीटर बिल्कुल एक नाप होता है जल के अंदर, क्योंकि उनकी पूरी जल ही एक ऐसी चीज है जो किलो में और लीटर में एकदम बराबर होता है, उसकी डेंसिटी के कारण। ठीक है। उसे गर्म कर ले। जब जल 750 ग्राम रह जाए, मतलब वो घटते घटते बॉईल होते होते जब इतना कम हो जाएगा, मतलब अब आपका था 1 किलो, रह गया 750 ग्राम, मतलब 1/4 जल जाना चाहिए। ठीक है, बॉईल होते होते, ताकि उसके अंदर फिटकरी के पूरे गुण आ जाएं और औषधीय रूप ले लेगा वो, है ना। अब वैसे ही फिटकरी तो एक औषधि है, और उसके साथ में अगर इसको डाल देंगे पानी के साथ में गर्म कर, तो पानी तो बॉईल होके ही बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे लिए दवाई की तरह काम करता है। तो वो इस तरह से 750 ग्राम रह जाए, और उसे उतार कर थोड़ा ठंडा कर लो। अब उस जल में शरीर की गर्मी के बराबर जब गर्माहट रह जाए, जैसे जो आपके बॉडी टेम्परेचर है लगभग वो टेम्परेचर रह जाए, तो उससे डूस लेकर योनि मार्ग की सफाई करें, और सुबह शाम दोनों समय इसको कर लेना चाहिए। शेष उपचार प्रदर रोग की उपचार की भांति ही करना चाहिए। जो प्रदर रोग में हमने जो उपचार किया है, सेम वही ट्रीटमेंट इसमें भी है, बस ये एक स्पेशली सफाई के लिए इन्होंने बताया हुआ है, और ये किसी भी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है। मेरा यूज्ड और एक्सपीरियंस्ड फॉर्मूला है ये, मैंने बहुत यूज किया है इसको, और मैं अपने लगभग यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन वालों को, पीसीओडी वालों को, और जिनको भी योनि मार्ग में जलन है, खुजली है, इचिंग है, वेजाइनाइटिस हो जाती है, उन सबको मैं ये जरूर देती हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होती है, सबके घर में लगभग फिटकरी भी होती है, पानी भी है, उसको बॉईल करके बना करके रख लीजिए, और उसको इस तरीके से यूज कीजिए। 2 बार 3 बार भी अगर वॉश करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। सोते समय जरूर वॉश करके सोना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ज्यादा होता है। ठीक है। उपदंश, गर्मी मैम, और सुजान। पानी कितने दिन खराब नहीं होगा? ये 5-7 दिन रख सकते हैं इसको पानी को, जैसे ये पानी उबाला हुआ है नहीं फिटकरी नहीं, का? 1 किलो पानी तो बस 2 बार में खत्म हो जाएगा, वॉश ठीक करने और ये सब करने से ना। तो थैंक वो यू तो थैंक यू। हाँ, डेली डेली बनाते रहो और फिर उसको यूज करते रहो। ठीक है। आगे चलते हैं। उपदंश, गर्मी, उपदंश मीन्स गर्मी और सुचार। ठीक है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए धैर्य धारण करके कुछ दिनों तक निम्नलिखित उपचार चलाना चाहिए, और सफलता अवश्य ही मिलती है। रोग के जड़ से चले जाने में 6 मास का समय लगता है। तो देखो, एकदम जड़ से जाने में तो हर बीमारी में 6 महीने से लेकर साल का समय लग जाता है, और हम अगर ये सोचें 6 मास का समय है, अगर हम ये सोचें कि हमारे को कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी, तो हमें आराम मिलता है उस टाइम पे, टेम्परेरी आराम। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट छोड़ दो, ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस करो, और कंटिन्यूस करने के बाद वो जड़ से जाएगा, और फिर लौट के कभी नहीं आएगा। तब लौट के नहीं आता है, तब आप 100% गारंटी ले सकते हो कि लौट के नहीं आएगा, जब उसने पूरा ट्रीटमेंट लिया है। और अगर 2 दिन 3 दिन करके, या फिर 1 आध महीने करके, या 15 दिन करके छोड़ दिया कि भाई मुझे तो आराम हो गया, फिर वो हमेशा रिपीट होगा, और फिर वो क्रॉनिक कंडीशन में निकल के आएगा, उससे भी ज्यादा जैसा है।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें समझाया जाए। अब इसमें लिखा है रोग के जड़ से चले जाने में 6 मास से 9 मास तक का समय लग रहा है। मैं कहती हूँ कि 1 साल तक करो उस चीज को आप, ठीक है। घर ही तो करना है आपको, कहीं और तो जाना नहीं है, तो उस चीज को कर सकते हैं। जो चीजें क्लिनिक में करी जा सकती हैं वो क्लिनिक में कीजिए, और बाकी की चीजों से करने के लिए समझाइए कि ये चीज तो आपको लगातार 1 साल करनी है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है आपको। तो वो तब जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। कभी कभी वर्षों भी लग जाते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन ही है, उस वक्त घबरा करके चिकित्सा को छोड़ना नहीं चाहिए। इन रोगों के रोगी को बड़ी सफाई से रहना चाहिए। अब ये सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसमें सच में होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके सफाई के बिना ये कभी ठीक ही नहीं होता है। उसका शरीर, निवास स्थान, कपड़े, बिस्तर तथा खाने पीने के बर्तन आदि सभी कुछ पूर्णतः साफ और अच्छे रहने चाहिए। शरीर के रोगी भाग को छूने के बाद में अपने हाथ को अवश्य धोने लेना चाहिए, अन्यथा आंखों में गंदा हाथ लगाने से अंधी भी हो सकती हैं आंखें, आईज की रोशनी चली जाती है, इसलिए हमेशा वॉश करना चाहिए, ठीक है। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई रोगी है ना तो उसके कपड़े आपको कभी भी पहनने नहीं चाहिए, या अपने कपड़े अगर आप खुद को परेशानी है तो वो किसी को पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर वगैरह नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। इन रोगों में संयम से रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उपचार क्या है? पूर्ण विश्राम करना है, प्रातः सायं शुद्ध वायु में टहलना है, और गहरी श्वास लेना है। अधिक पानी और नींबू का रस मिला पानी आदि भी कभी कम आदि भी कम जरूरी नहीं है। अब देखिए जो नींबू का पानी होता है वो इस तरीके के यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी तरीके के कोई भी इन्फेक्शन होते हैं, और ये जो है ये सुजाक और गर्मी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये गर्मी कह रही है, अब उपदंश, इन सब में ना जो नींबू का पानी होता है बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका। उत्तेजक खाद्य पदार्थ, नशे की चीजें, धूम्रपान, जर्दा, मिर्च, मसाले, नमक, चीनी, मांस, अंडा, मछली तथा चाय आदि इन रोगों में जहर का काम करते हैं। जहर की तरह सच में काम करते हैं, ये सच में जहर की तरह काम करते हैं कि अगर आपने ये चीज यूज करी तो बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है चीजें। तो इसलिए वो आपकी बॉडी को और पॉइजनस बना देते हैं, और परेशानी को मतलब बहुत ही बेकार कर देते हैं, वर्स्ट कंडीशन में ले जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों का परहेज जरूर करना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। चिकित्सा क्या है? आरंभ में रोगी की शक्ति के अनुसार 3 से 4 दिनों का उपवास या रसाहार करना चाहिए, अभी बताया मैंने इतना अच्छा उसके ऊपर। साथ ही सुबह शाम या फिर केवल सुबह को पखाना होने के बाद एनिमा लेना चाहिए, ठीक है, एक बार एनिमा ले लो, इसमें जरूरी है। इसके बाद काफी अरसे तक फलों या ताजी और उबली हुई सब्जियों पर रहना चाहिए। अब मैंने अभी डिस्क्राइब किया था ना पहले शुरू में, तो किस तरीके की चीजें खाते हैं, उबली हुई सब्जी या फल, तो क्या असर होता है, रहना चाहिए। फलों में सभी मौसमी फल जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी, बेल, अनार, संतरा, नारंगी आदि मौसमी फल लिए जा सकते हैं। जिस भी तरीके का मौसम है उस टाइम वो ही मौसमी फल, ये जो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शोबाजी वाले फल आते हैं ना, जो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और जो किसी भी मौसम में अवेलेबल होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। केवल मौसम के फल जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो खाना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर गुण होते हैं। ये जो रखे हुए कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं ना फल, उनको कोई फायदा नहीं है खाने का, हम उससे महंगा भी लेते हैं और बेकार चीजें खाते हैं। ये होता है मिथ्या आहार, ठीक है। पॉइंट हमेशा इस चीज के साथ में लिख लिया करो कि किस चीज को कहाँ किस तरीके से यूज करना चाहिए। बाद में रोटी, सब्जी, अंकुरित गेहूं, चना, सलाद तथा दूध, फल आदि सादा भोजन देना चाहिए। अब देखो ये हमारा खाना तो हमेशा से ही हम व्यंजन बनाने में बहुत उन्नत रहे हैं, हमारी संस्कृति तो बहुत तरीके की हम चीजें बनाते हैं, पर देखो कितना सादा बताया इसको। सब्जी, अंकुरित गेहूं, चने को, सलाद को, दूध, फल को और सादा, इसको सबको सादा भोजन कहा है, जो हमारे शरीर के अनुकूल है ये, इसीलिए इसको सादा भोजन, अस्वाद भोजन और सात्विक भोजन कहा गया है। और ये हमारी बॉडी को आराम पहुंचाता है, तो बहुत ज्यादा कामकाज नहीं करना पड़ता हमारे शरीर को इसके, ठीक है। फलाहार आरंभ करने के दिन से कमजोर रोगी को एक बार पर कुछ दिनों के बाद सबल होने पर 2 बार रोज कटी स्नान या फिर मेहन स्नान 10-10 मिनट तक कराना चाहिए। कटी स्नान ज्यादा बढ़िया रहता है। कटी स्नान आप कराओ उसको, पेशेंट को 2 बार 10-10 मिनट के लिए भी करा दोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। और स्त्री रोगी के लिए मेहन स्नान अधिक लाभ करता है, ठीक है। प्रथम सप्ताह में 2 बार, पर उसके बाद सप्ताह में 1 बार पूरे शरीर का भाप लेना, या फिर किसी वजह से यदि ये संभव ना हो सके तो केवल पेड़ों पर और आक्रांत विशेष भाग पर
भाप स्नान जरूर लेना चाहिए। वैसे तो फुली स्टीम लोग ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं, नहीं तो केवल पर्टिकुलर जगह पे भी स्टीम लेने से भी आराम मिलता है। प्रतिदिन थोड़ी देर तक सुबह को धूप स्नान लेने के बाद स्पंज स्नान, फिर 1 से 2 घंटे तक गीली चादर से पूरे शरीर को लपेट कर रखना चाहिए। इसे जो लपेट बोलते हैं हम, गीली लपेट, तो पूरे शरीर को लपेट कर रखना चाहिए ताकि पसीना बह चले। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान के अनुसार क्या, उपदंश के में रोज रोगी को मेरुदंड पर गर्म और ठंडी सेक 5-5 मिनट तक के अंतर पर 20-30 मिनट तक देना चाहिए। अब ये गर्म और ठंडी अल्टरनेटिव थेरेपी होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव थेरेपी 5-5 मिनट के अंतर पर, 5 मिनट पहले गर्म दिए, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, फिर ठंडी दे दीजिए, ठंडी दी है फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको गर्म दे दीजिए। इस तरीके से 20-30 मिनट तक देना चाहिए, बड़ा लाभ करता है। तथा साधारण स्नान से पहले या रात को सोने से पहले समशीतोष्ण जल में कटी स्नान करना भी उपयोगी होता है। समशीतोष्ण मतलब लगभग वो हम कहते हैं ना, अच्छा सा नॉर्मल सा पानी जिसको बोला जाता है वो। ठीक है, तत्पश्चात हरी बोतल का जल और सादे पानी में भिगोई कपड़े की बत्ती मूत्र मार्ग में रखकर उस पर 15 मिनट तक हरा प्रकाश डालना चाहिए। कलर थेरेपी भी आ गई, वाटर थेरेपी भी आ गई, इसके अंदर सनबीम थेरेपी भी आ गई। इसमें हरे रंग का तप्त जल, जिसे हम सूर्य से वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ग्रीन कलर की बॉटल के अंदर रख के सूरज में रख देते हैं तो वो बन जाता है ग्रीन कलर का वो जल, सूर्य तप्त जल। और उससे और फिर उस पर ग्रीन कलर की लाइट डालने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सुजोग में सुबह सुबह बिस्तर पर उठते ही 10 ग्राम अलसी को आधा किलो पानी में उबाल लो। उठते ही 10 ग्राम अलसी को आधा किलो पानी में उबालो। जब यह 1 पाव जल जाए, मतलब आधा रह जाए जस्ट, उसे ठंडा करके पी ले। इसके अतिरिक्त इस रोग में गहरी नीली बोतल का सूर्य तप्त जल 3 भाग तथा नारंगी रंग की बोतल का जल सूर्य तप्त जल 1 भाग मिलाकर 3 वो और 1 भाग ये मिलाकर 50-50 ग्राम दिन में 4-6 बार पीना बड़ा उपयोगी रहता है। और पेड़ू और लिंग पर रोज 15 मिनट हरा प्रकाश भी डालना चाहिए। ठीक है, हरी बोतल, अच्छा ये मुड़ गया, हरी बोतल के सूर्य तप्त जल की मूत्र नली में पिचकारी तथा उसी रंग की बोतल के सूर्य तप्त तेल की आक्रांत अंग पर प्रतिदिन 1 बार मालिश बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है। रोगी अंग को दिन में 4-5 बार गर्म पानी से धीरे धीरे रगड़कर धोना चाहिए। उसे 10 मिनट तक गर्म पानी में कपड़ा भिगो करके सेकना चाहिए। उसके बाद में आधा घंटे के लिए पेड़ू और उस अंग पर तथा गुदा तक गीली मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए। और सुजोग में रोगी को सर्वांगासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन बड़ा लाभ करते हैं। इसमें आसन कौन कौन सा चला वो भी बता दिया है, और इसमें गीली मिट्टी की पट्टी भी है। ठीक है ना, मिट्टी को गोल के जो हम बनाते हैं, गीली मिट्टी की पट्टी और कपड़ा लगा के वो लगा देते हैं। उपचार के अंत में दुग्ध कल्प लेकर रोगी को अपने स्वास्थ्य को और भी उत्तम बना सकता है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हिस्टीरिया। आगे का क्या है, हिस्टीरिया के दौरे, जो दौरे के अंदर आता है हिस्टीरिया ये। और अधिकतर ये जैसे कि शादी से पहले ही ज्यादा होते हैं, मतलब एज 20 से कम, 20-25 से कम में हिस्टीरिया के दौरे अधिकतर ज्यादातर पड़ते हैं। रोगी उसके बाद के भी हो सकते हैं, पर पहले के ज्यादा ही होते हैं। हिस्टीरिया रोग 37 प्रकार का होता है। इसके दौरे आते हैं जो अधिकतर मासिक धर्म के दिनों में ही आते हैं। ठीक है, दौरा कुछ मिनटों से लेके 3 से 4 घंटे तक रहता है, कुछ मिनट का भी हो सकता है, और 3 से 4 घंटे तक भी चल सकता है वो लगातार। कभी कभी एक के बाद दूसरा दौरा भी लगातार आ जाता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, हिस्टीरिया के दौरों में खास बातें ये होती हैं कि प्रथम तो दौरे जागने की हालत में ही आते हैं। दूसरे, मिर्गी के रोगी के समान इस रोगी की भी बिल्कुल बेहोशी नहीं आती, अपितु दौरे की हालत में भी चेतना बनी रहती है, और न मुंह से झागी निकलती है। तीसरे, इस रोगी की मृत्यु बहुत कम होती है। अब ये इतना घातक नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, पर ये होता है इसी तरीके से कि दौरा बहुत इस तरीके से आता है, और बेहोशी तो आती नहीं है इसके अंदर, जागृत अवस्था होती है, पता भी होता है उसको कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, पर उसका कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है ना,
मुंह से झाग भी नहीं आते। अगर मिर्गी के दौरे और हिस्टीरिया के दौरे को पहचानना हो तो सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है कि झाग नहीं आते हैं। ठीक है। सेकंड ये होता है कि मिर्गी के दौरे में बाद में पर्सन बेहोश हो जाता है, इसमें बेहोश नहीं होता है। और मिर्गी के दौरे इतने घातक होते हैं कि मृत्यु तक हो सकती है, होती नहीं है पर हो सकती है कि वो किसी भी चीज से अपने आप को चोट पहुंचा ले या कुछ ऐसा हो जाए, तो भी ऐसा कुछ हो जाता है। कारण क्या है? हिस्टीरिया की रोगिणी के पेट में दर्द उठता है, उसमें गोला सा या फिर किसी वस्तु का उठकर छाती की ओर आना, ये सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है। भारीपन, गर्मी तथा खुश्की का अनुभव विशेष रूप से करती हैं ऐसी लड़कियां या लेडीज। ठीक है। दौरा आने पर वह चीख कर भूमि पर गिरकर छटपटाने लग जाती हैं और हाथ पैर और छाती पीटने लगती हैं, और कभी कभी रोती हैं, कभी कभी हंसती हैं, कभी कभी लंबी सांस लेती हैं, कूदती उछलती भी हैं। अब मैंने कहा ना, क्योंकि वो जागृत अवस्था में होता है ना। मतलब जागृत मीन्स बेहोशी वाली अवस्था नहीं होती है, आपको होश रहता है। दांतों को जकड़ लेती हैं और अपने शरीर को संभाल नहीं सकती हैं, बस कंट्रोल नहीं होता है ना। दौरा समाप्त होने को होता है तो तब बेहोशी घटने लगती है, पर सर में पीड़ा, सुस्ती और थकावट बनी रहती है तथा भूख भी गायब रहती है। सर में दर्द भी रहेगा, सुस्ती भी होगी, घबराहट भी होगी, थकावट बहुत ज्यादा होगी, और भूख भी गायब हो जाएगी। पेट तो ठीक रहता ही नहीं है इस वाले रोगों का अधिकतर, और लिवर डिसऑर्डर होते हैं उनको, हिस्टीरिया के रोगियों को अधिकतर देखा है मैंने। चिकित्सा क्या है? हिस्टीरिया के रोगी की चिकित्सा आराम करने से पहले इस रोग के कारणों का पता लगा लेना और पहले उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं हिस्टीरिया के कि जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। एक लड़की थी, मेरे पास आई थी, शादी से पहले उसको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे, और जब वो मेरे पास आई थी तब तक बहुत ट्रीटमेंट ले चुकी थी। जब वो मेरे पास आई तो उससे जब बात करी, उसकी काउंसलिंग करी मैंने। एक्चुअली उनको काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। उसको काउंसिल करा, उसका सारा दुख सुना, उसकी सारी परेशानियां सुनी। उसकी प्रॉब्लम थी कि जैसे ही उसके मम्मी पापा लड़ते थे या आपस में उनमें कोई तकरार होती थी, अगर उसके पिताजी उसकी माँ के ऊपर जोर से चिल्ला के बोल भी देते थे तो बस उसको ये डर लग जाता था कि अब लड़ाई होगी और अब बस कुछ तो बुरा होगा। क्या पता उसके घर की क्या कंडीशन रहती हो, इतनी ज्यादा उसने क्लियरेंस नहीं दी मुझे। पर अगर, क्योंकि उसके पिता का गुस्सा बहुत तेज था, वो उस चीज से डरती थी, और वो इस डर से डरती थी कि अब लड़ाई होने वाली है, अब लड़ाई हो। ये जो भय था, चिंता थी उसके अंदर, उससे एंजाइटी क्रिएट होकर के उसको इस तरीके के हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे। और जैसे ही उसके शादी हुई और वो दूसरे माहौल में पहुंची, उसके दौरे अपने आप बंद हो गए। सिर्फ 1 महीने का टाइम था जब मैंने उसे देखा, और उसके बाद अभी 4-5 साल से ज्यादा निकल गए। वो अभी वापस कभी लौट के नहीं आई। कभी कभी फोन करती है मुझे, तब बात बताती है कि अब मुझे कभी दौरा पड़ा ही नहीं है शादी के बाद। तो ऐसी कंडीशंस भी जो इसमें लिखा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि रोग के कारण का पता लगाइए। क्योंकि मैंने सबसे पहले उसके फादर को ही ये कहा कि 1 महीने के टाइम पीरियड में जब तक वो घर रही थी, तो मैंने पहले उसकी काउंसलिंग करी, फिर उसके मदर फादर की करी। मैंने उनसे कहा आप दोनों को एक दूसरे से चिल्ला के बात नहीं करनी है, आपको लड़ाई नहीं करनी है। आप देखें कि आप में अगर आप लोगों को कोई आपस में ऐसा मतभेद हो रहा है, कोई बात ऐसी हो रही है कि आप लोगों में तनातनी हो जाएगी और लड़ाई हो जाएगी, तो आप उस जगह से निकल जाओ, प्लीज कहीं बाहर जाके बात करो, या फिर आपके बच्चे नहीं हो तब आप ये बात करो। क्या पता इस लड़की को तो दौरे पड़ रहे हैं इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, पर और भी बच्चे हो सकते हैं कि जिनको ये कुछ और प्रॉब्लम हो रही है और वो बता नहीं पा रहे हैं, है ना। होता है इस तरह से। इसलिए कारण का जो पता लगाना है, कि इसके संदर्भ में बताया मैंने। इस रोग से पीड़ित जवान लड़कियों का विवाह कर देने से प्राय रोग अच्छा हो जाता है। देखिए बिल्कुल लाइन ही आ गई लिख करके ये। इसी प्रकार पुरुष सहवास की प्रबल इच्छा रखने वाली रोगिणी पति सहवास प्राप्त करने पर हिस्टीरिया रोग से ठीक होते हुए, मुक्त होते हुए देखी गई हैं। संतान हो जाने पर भी स्त्रियों का यह रोग अपने आप चला जाता है। संतान होने पे क्यों चला जाता है, कोई बता सकता है? एक तो हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, दूसरी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो तीसरा उसके अंदर मातृत्व का भाव जागृत हो जाता है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता फालतू की चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, तो बीमारी अपने आप ही गायब हो जाती है। ठीक है ना। बेहोश रोगिणी को होश में लाने के लिए ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारने चाहिए, और यदि मुंह बंद हो जाए तो उस पर धार बांध करके शीतल जल की कुछ बूंदे कुछ देर तक डालते रहना चाहिए। उससे मुंह खुल जाता है, जो अकड़ा हुआ मुंह होता है, ऐसे दांत भींच लेते हैं ऐसे करके, ऐसे वो खत्म हो जाता है। और चूना और नौसादा संभाग लेकर के पानी में घोलकर सुंघाने से भी बेहोशी दूर हो जाती है। चूना और नौसादा दोनों चीज, उसमें स्मेल आती है बड़ी तेज।
उसे देते हैं, उसे अगर सुंघाते हैं तो वो बेहोशी उसकी दूर हो जाती है। रीढ़ के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी देने से भी बेहोशी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। रीढ़ की जो हड्डी पूरी स्पाइन पे देनी है, पर ये नहीं कि पीछे पीछे थोड़ी जगह दे दी, वो पूरे ही उसको उस जगह पे देनी चाहिए। बेहोशी दूर होने के बाद एक लंबे टब में शरीर के ताप के बराबर गर्म पानी भरकर उसमें रोगियों को लगभग 20 से 30 मिनट तक लिटाए रखना चाहिए। ठीक है, पूरा जो बड़ा वाला टब है उसके अंदर आप, जो बाथ टब्स होते हैं, है ना, जकूजी वगैरह होती है अपने यहाँ तो, और नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे टब्स होते हैं जिसमें पूरा टब बाथ दे देते हैं, पूरे में लिटा देते हैं हम उसको। तो वो वाला लेकर के उसमें लिटा देना चाहिए, और उस वक्त सिर बाहर निकला रहेगा और सिर पर ठंडे पानी की भीगी तौलिया रखी रहेगी। मतलब बंदी रहने का मतलब रखी रहना ही है, कि उस इस जगह पे रखी जाती है। एक जो छोटी वाली टॉवल होती है, हैंड टॉवल, आप उसको फोल्ड करो 2 लेयर के अंदर, मतलब डबल कर दो, और गीला करके उसको यहाँ रख दो। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे पानी ठंडा डालते रहते हैं उसके ऊपर। ठंडा मीन्स ये नहीं है कि बर्फ बर्फ वाला या ठंडा बहुत ज्यादा कोल्ड, नहीं, नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसको हम ठंडा पानी बोलते हैं। और इस उपचार से बेहोशी की आई थकान शीघ्र दूर हो जाती है। जब हम उसे इस तरह से अगर पानी में रखते हैं ना, तो बहुत जल्दी उसकी थकान दूर हो जाती है। तो मैंने भी देखा है, बहुत जल्दी थकान दूर हो जाती है, और उत्तेजित स्नायु शांत हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर आप गए ना, तो न्यूरॉन्स अपने आप, जो पानी की प्रकृति है उसके कारण ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लंबे टब के अभाव में मामूली गर्म पानी से नहाने पे भी काम चल जाता है। ठीक है, पर सिर के ऊपर उस हालत में भी ठंडे पानी से भीगी हुई तौलिया को बंधा रहना जरूरी है। मतलब कि सर को इस जगह आप गीला करके टॉवल को रखना ही है आपको, या फिर बांध लो उसको। ठीक है, यदि गर्म पानी में स्नान भी संभव ना हो सके तो रोगिणियों के पैरों को ही गर्म पानी में से भरी बाल्टियों में रख देना चाहिए, और सर को ठंडे पानी से भीगी तौलिया से लपेट देना चाहिए। गर्म पानी में पैर न रखा जाए तो भी सिर पर ठंडे पानी की भीगी तौलिया रखने से उसे बार बार बदलते रहने से लाभ होता है। इसके बाद रोगिणी पी सके तो उसे गर्म पानी, गर्म दूध या फिर हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने को देना चाहिए। वो एनर्जी देता है। शहद का बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, दूध का भी अच्छा है इफेक्ट, बुरा नहीं है। दूध से भी अच्छी एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है, क्योंकि थकान मिट जाती है। अब थकान मिटने के साथ साथ क्या होता है कि अगर शहद है तो शहद के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वो नेचुरल फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर नेचुरल शहद है आपके पास तो ठीक है ना, प्रोसेस्ड नहीं, नेचुरल शहद अगर आपके पास है तो वो शहद में हमारे पास 83 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में 84 की जरूरत होती है, और 83 अकेले शहद में ही होते हैं। तो जो लोग शहद यूज करते हैं ना, वो कम बीमार होते हैं। स्त्री को भाप स्नान भूल से भी नहीं लेना चाहिए, मतलब आपको स्टीम नहीं लेनी चाहिए। हाँ, प्रतिदिन 10 मिनट तक सूर्य स्नान करने के बाद 20 मिनट तक कटी स्नान करना चाहिए। 10 मिनट सूर्य स्नान करवाओ और 20 मिनट फिर उसको कटी स्नान करवा दो। समूचे शरीर पर, विशेषकर सिर के आगे और पीछे, रोज सुबह 15 मिनट तक नीला प्रकाश डालना भी लाभ करता है। सिर के आगे के भाग और पीछे के भाग, ठीक है, इस तरीके से 15 मिनट नीला प्रकाश, ब्लू लाइट से, ठीक है, ब्लू लाइट से आपको डालना है। गहरी नीली बोतल का सूर्य तप्त जल, गहरी नीली बोतल का, डार्क ब्लू जो कलर की बोतल होती है उसका सूर्य तप्त जल, आसमानी बोतल का सूर्य तप्त जल समान भाग में मिला के, एक तो लाइट ब्लू कलर, एक डार्क ब्लू कलर, दोनों अलग अलग कलर हैं, हमेशा ध्यान रखें दोनों अलग अलग कलर हैं। संभाग मिलाकर, मतलब 50-50 की रेशियो में मिलाकर के 50-50 ग्राम की 8 खुराक दिन में 3-3 घंटे के अंतर पर देनी चाहिए। तथा सिर को विशेषकर उसके पिछले हिस्से में आसमानी बोतल के सूर्य तप्त जल तेल की मालिश 15 मिनट तक करनी चाहिए। स्पेशली ये पीछे वाला जो एरिया होता है, हमारा जो पीछे है एरिया होता है, इसमें जरूर अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट तक करनी चाहिए। मिट्टी की गीली पट्टी भी गले के चारों तरफ और पेड़ों पर प्रतिदिन आधे घंटे तक लगानी चाहिए। गले के चारों तरफ, मतलब यहां से लेके पूरा पीछे कवर होगा, ये लंबी पट्टी लगेगी। ठीक है, और कहाँ की बताइए, नहीं, पेड़ों की भी, पेड़ों को भी प्रतिदिन आधे घंटे पट्टी लगानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि कब्ज हो तो गुनगुने पानी का एनिमा भी लेना चाहिए। और यदि रोगिणी की चिकित्सा के साथ साथ रोगिणी के पति की भी चिकित्सा की जाए तो उसकी कमजोरी और वीर्य शुद्धि के लिए चले तो अति उत्तम रहता है। ठीक है, योनि द्वार में जलन और दुर्गंध, खुजली आदि अगर पीड़ा और स्थानीय उपचार के लिए योनि को साफ ये कहां से आ गया,
हाँ ठीक है। साफ ठंडे जल से 1 किलो पानी के पीछे 6 ग्राम फिटकरी, नमक और या फिर कागजी नींबू का रस मिलाकर धोना चाहिए। ऐसा करने से खुजली अगर ना शांत हो तो योनि को गर्म और ठंडी से एक बारी बारी से 15 मिनट तक देने से उस पर गीली पट्टी बांध देनी चाहिए। गुनगुने पानी का योनि मार्ग में डूस देना भी लाभदायक होता है। ये तो यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, ये वाला पैराग्राफ कट कर दीजिएगा आप सभी। ये वाला पैराग्राफ नहीं है यहाँ पे, होना तो नहीं चाहिए। मैं कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को, है ना। अब जो पंचम अध्याय है हमारा, उसमें है स्त्री यौन संबंधी रोग के अंदर आएगा गर्भाशय का आबोर्ध या कैंसर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसे स्टार्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है, 5-7 मिनट ही रह गए हैं बस। इसको कंफर्म कर दूंगी मैं। और रसाहार तो हर एक का मेन है ही, वो तो आपको लेना ही चाहिए, देना ही चाहिए हर पेशेंट के लिए, हर चीज के लिए। उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। रसाहार वाला ले रहे हैं या दूध का आहार लेना है या फल का आहार लेना है या आपको उपवास पूरा रखना है, तो उस हिसाब से देख लीजिए कैसे क्या करना है। गर्भाशय और इसका आपूर्ति का कैंसर। और प्लीज, अब आपका सैटरडे संडे आ गया है तो होमवर्क तो प्लीज करके भेज देना सब लोग। असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए और फिर उसके बाद में असाइनमेंट का नंबर मिलेंगे, सबको मार्क्स भी मिलेंगे। देखिए क्या समझ में आया है आपको। मुझे ये समझ आएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन के लिए डाल देना ग्रुप में या फिर सर को इन्फॉर्मेशन, तो मैं दोबारा उसको प्रोवाइड कर दूंगी। और सबके आ जाने चाहिए प्लीज होमवर्क, है ना। असाइनमेंट सबके आ जाना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, हमें पता हो। सोच रही थी एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आप लोगों को ना, एक ही हो जाएगा फिर उसके बाद। मैम रसाहार में सूप सूप भी चलेगा रसाहार में, कि केवल जूस चलता है? जूस होता है रसाहार के अंदर, सूप तो नहीं। पके हुए के अंदर आ जाता है, जी जी। क्योंकि उसको हम पका लेते हैं ना। रसाहार तो बिल्कुल एकदम प्योर नेचुरल फॉर्म होता है कि किसी भी चीज का रस हमने निकाल दिया और उसी को रसाहार या फिर फलाहार एक जैसा हो जाता है बिल्कुल। पर बस जो फलाहार होता है उसमें फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, रसाहार के अंदर फाइबर कट ऑफ हो जाता है। तो जो वीक ज्यादा पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो फिर फाइबर भी इतना अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी फिर रसाहार पे जाते हैं हम, कि रसाहार पे जाएंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा पेशेंट। ठीक है। जी मैम। आज आपने बहुत लेट ज्वाइन करा। जी मैम लेट हो गया आज वो है ना, निर्जला एकादशी है, व्रत थे थोड़ा सा तो। उसी के ऊपर समझाया था मैंने, आप थी नहीं। जी मैम नहीं। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है सब लोगों ने यूट्यूब पर ऋषिकुल योगपीठ का। जी मैम किया हाँ, हुआ तो है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वापस से आप देख लेना, जी तब मैम। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। जी जी। क्वेश्चन लिख लो आप एक और। रजोवृत्ति क्या है या किसे कहते हैं। रजोवृत्ति नहीं, रजोनिवृत्ति, सॉरी बोलने में गलत था। रजोनिवृत्ति क्या है। रजोनिवृत्ति के बाद के कष्टों का विवरण दें उसका। ठीक है, रजोनिवृत्ति के बाद के कष्टों का विवरण दें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या होता है, फिर उसमें आप क्या चिकित्सा दोगे ये भी लिखना। ठीक है, विवरण दें चिकित्सा सहित। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। जी मैम।
ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। अब आपके पास 3 हो गए। एक हो गया आपको जो डायग्राम बनाना था। सेकंड क्या बोला था मैंने, कौन बताएगा किसको क्वेश्चन याद है? आवर्त क्या होता है? किसी को भी नहीं याद है आवर्त क्या होता है? और उसमें हमने प्रकार पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना, किस किस प्रकार का आवर्त होता है, वो करना है। ठीक है। और थर्ड ये वाला क्वेश्चन हो गया, रजो निवृत्ति क्या है और इसके बारे में, इसके होने वाले रजो निवृत्ति के बाद होने वाले कष्टों को विवरण सहित लिखिए और चिकित्सा के साथ। ठीक है, चिकित्सा भी बताइए इसकी। ठीक है ना। चलिए, अब आज हमारा ये हो गया। अब हमारा 5th चैप्टर आ जाएगा, पंचम अध्याय, यौन स्त्री संबंधित योग के अंदर आबुर्द कैंसर। उसका क्या ट्रीटमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैंसर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, क्योंकि 2 मिनट रह गए, फिर हम बस वो करते हैं अपना नेक्स्ट। मैम मोबाइल नंबर देना मैम। किसका? आपका मैम। मेरे मोबाइल नंबर का क्या करेंगे सर आप? सर मैम चाहिए थोड़ा सा, कोई काम पड़ जाए मैम। अच्छा लिखिए। जी मैम। 9278 9278 4323 और 323 30 पर कॉल बस केवल सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद में फिर पेशेंट होते हैं तो फिर मैं बात नहीं कर पाती हूँ, या Thank you. फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद में। नहीं ठीक है, थैंक यू। ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं अपना शांति पाठ और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और जिस जिसने व्रत किया है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कीजिए, अपनी बॉडी को क्लेंस कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। और जिस जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना वापस से। और सब लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक भी किया करो। पढ़ाते भी हैं तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वो भी बताइए। अगर कुछ ऐसा है जो छूट जाता हो या फिर आपको नहीं समझ में आता हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अच्छी होती हैं चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शांति पाठ। सभी मेरे साथ में करेंगे। कमर गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम और सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां। सब लोग पूजा करें, जप करें और जितना हो सके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें आज के दिन, क्योंकि बहुत अच्छा डे है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, प्रणाम मैम। प्रणाम सभी को, प्रणाम। थैंक यू।